मेरे छोटे बच्चा पार्टी, कैसे आप लोग क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अगर आप 12th की भी हो, तो अगर आपके छोटे भाई बहन या कहीं भी कोई भी 10th के स्टूडेंट हो, प्लीज़ उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही इजी और वन शॉट में एकदम क्लियर किया था, और अगर आप उसे देख लेते हो, उससे स्टडी कर लेते हो, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी रिएक्शन आए, बैलेंस करना हो या तो रिएक्शंस करवानी हो, आप यू कर सकते हो। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस वीडियो को जाके देख लेना, ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर हो जाए। हम आ चुके हैं आपकी केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में। आपके क्लास 10th साइंस में अगर बात करें तो दूसरा चैप्टर ही है, और केमिस्ट्री स्पेशली आपकी 3 पार्ट में है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये वन शॉट में कंप्लीट ना हो पाए तो इसके लिए हम 2 क्लास ले लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाता है कि एसिड, बेस, पीएच वैल्यू और सॉल्ट का बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है कि एवरी सॉल्ट्स के मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, यूज क्या है, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से इस क्लास को हम 2 पार्ट में रखेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होती है? नाम से पहले एसिड, अम्ल, अम्ल का नाम होता है। तो आई होप आप लोगों ने तो सुना ही होगा, कुछ कुछ अम्ल के नाम भी याद होंगे। और बोला जाता है कि नींबू, संतरा, ये जो होते हैं खट्टे होते हैं। एसिड्स पाई जाती है, अगर आप याद किए हो क्लास 8 में या 9th में, तो ऐसा बोला जाता है कि नींबू में सिट्रिक एसिड, इस तरीके से आपको याद करवाया जाता था। तो भाई वही कुछ एसिड है। तो सबसे पहले आपको आती है कि भाई बताओ, ऐसे क्लास में टीचर है और आपको पढ़ा चुका है, कहा चलो स्टैंड अप और एसिड की डेफिनेशंस बताओ। और एक बात बताओ, सच सच बताना, टीचर्स को देख के आप भी तो भूल जाते हो ना। मेरे टाइम में भी होता था भाई, अगर अच्छे से प्रिपरेशन ना हो ना, अच्छे से पढ़े ना हो, और स्कूल के टाइम में तो भाई टीचर एक बार पढ़ा देते थे, फिर कहाँ ही मौका मिलता था कि रिपीट करो या क्वेश्चंस पूछो, बस वही पढ़ाया रहता था। और हम लोग के टाइम में तो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन अब तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन, चाहे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो और थोड़ा बहुत याद भी है और टीचर ऐसा अचानक से पूछ दो, तो भाई वो भी गया, फिर क्या, डंडे ही पढ़ने वाले थे। लेकिन अब आपको नहीं पढ़ेंगे, आप अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहले डिफिनेशंस पूछी जाती है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम एसिड्स के डिफिनेशंस बोले तो एसिड आर मतलब आपके पास सॉवर इन टेस्ट, जो आपके पास अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इमली खाया होगा आपने, नींबू पिया होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है ना, ऐसे खट्टा सा टेस्ट आता है हमको। फिर उसके बाद टर्न ब्लू, लिटमस रेड। अब आप कहते हो कि ये कहाँ से आ गया, लिटमस पेपर ये वगैरह, तो इसको थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स में कि कितने टाइप के होते हैं। तो जो लिटमस एक आपका है, एक प्लांट से निकाला जाता है, एक पेपर आता है, जैसे कि एक छोटा सा इतना फिंगर लाइक आपके पास पेपर आता है, फिंगर के आकार का ही आता है, मतलब बड़ा इतना होता है, और वो आपके पास ब्लू और रेड आता है, और वो एसिड बेस के टेस्ट के लिए आता है। तो एसिड में अगर आप ब्लू लिटमस को डालोगे तो वो रेड हो गई, तो आप बोल दो कि ये एसिड है। मान लो आपको टेस्ट नहीं करना है, भाई इतनी खतरनाक एसिड है, अब आपसे बोल दिया जाए कि ये लो लिक्विड, और वो कुछ आपको दिख रहा है, और मान लो नींबू दिया जाए, ये सब तो आप खा के बता सकते हो। अब ऐसे एक लिक्विड दे दिया जाए कि है ये पी के बताओ, टेस्ट से बताओ ये खट्टा है क्या। भाई अगर वो कहीं सल्फ्यूरिक अम्ल रही, हमने ऐसा टेस्ट किया मिट्टी पे डाल के, भाई वो ऐसा धुआं निकल रहा है, तो हमारे शरीर का क्या होगा, कहीं हाथ पे पड़ गया ना भाई, केमिकल्स बहुत डेंजरस होते हैं। तो ऐसे आप लैब में जाके टेस्ट वेस्ट ना करने लगना, अगर कहीं लैब मिल गया तो उसमें क्या करते हैं, हम लिटमस पेपर डालते हैं ऐसे पकड़ के। हाँ, अगर वो कलर सो चेंज किया तो हम बोल देंगे कि ये एसिड है कि बेस है। तो अगर कभी भी ब्लू लिटमस रेड हो गया तो बोलोगे एसिड है। और भी चांसेस है भाई, हमें लिटमस ना मिला, कुछ इलेक्ट्रो कर रहा है उसमें, उसको हीट विट कर रहा है, तो उसमें आपकी होती है कि एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। अगर हम एक लिक्विड को पानी में मिला रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं, अगर फिर उसमें चेक किया जाए कि आयंस कितने हैं, अगर H+ आयन आपको मिले तो आपको होगी एसिड है, सिंपल एसिड है। H+ आयन मिल रहा है तो ये एसिड है, ठीक है।
अब भाई जल में भी तो मिलते हैं H+, जल क्यों नहीं एसिड होता है? भाई जल न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि उतने ही आपके OH- मिल जाते हैं, तो दोनों न्यूट्रल कर जाते हैं। ठीक, तो आपको एसिड की डिफिनेशन से ये हो गई कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, और आपके पास डिजॉल्व इन वाटर गिव आपके पास रिलीज H+ आयन। ये हो गई एसिड की डिफिनेशन। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसकी दो प्रॉपर्टी देखी जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब देखो अगर आपको ये डिफिनेशन से याद है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको याद करनी ही नहीं है, लर्न करना ही नहीं है भाई, यहीं से बता दोगे। ये सारे फिजिकल तो ही हो रही हैं, फिजिकल ही हो रही हैं सारी चीजें। सावरिन टेस्ट फिजिकल्स ही है, लिटमस पेपर को ऐड करेंगे फिजिकल्स ही है। ये अगर मतलब ये भी देखें कि उसमें H+ आयन मिलने, तो बोल देंगे कि आपकी फिजिकल्स प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपके पास एसिड आर सावर इन टेस्ट, तो डिफिनेशन से याद, प्रॉपर्टी याद। दूसरा आपका हो जाएगा टर्न रेड, सॉरी ब्लू लिटमस इनटू लिख लो रेड। ठीक हो गया। अगर आपने ब्लू लिटमस को डाला और रेड हो गया तो बोल दो कि एसिड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि ये आपके पास जो अलग आती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है, तो कंडक्ट इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉल्यूशन में करेंगे। अगर ये सॉल्यूशन फेज में है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट भी करेंगे। भाई इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए होता है? धारा के प्रवाह के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या नीड होती है आपके पास? आयन से मिल जाए या इलेक्ट्रॉन से मिल जाए। तो H+ आयन दे रहा है, उसको जैसे ही आयन मिलेगा कहेगा भाई चल हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होते हैं। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक मारती, हम जब जाते हैं, मान लीजिए कभी गलती से प्लग में ऐसे उंगली चली गई या कटा पिटा तार लग गया, मतलब ऐसे कभी होता है, तुरंत ऐसे ब्लड फ्लो, मतलब ऐसे झटका देगा भाई। अगर मतलब बच के, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ही बच के रहना, क्योंकि अगर हार्ड पावर की लग गई तो भाई फिर खत्म ही कर देती है। हमारे अंदर भी ब्लड है, ब्लड में आयंस है, इसलिए उसको माध्यम मिल जाता है और वो हमारे अंदर भी फ्लो होने लगती है। और हमारे अंदर फ्लो होती है तो भाई हम उसको सहन थोड़ी कर सकते हैं। मेटल्स थोड़ी हैं कि सहन कर लेंगे, सहन क्षमता है उसके पास तो होती है, वो सहन करके उसको फ्लो कराती रहती है। और हमारे अंदर फ्लो हो जाए तो फिर गए हम। ठीक है, तो ये आपकी कंडक्टिंग सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी। और आप एक और वही लिख सकते हो कि रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यह आपके पास हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए कुछ एसिड्स के नेम, सम एसिड्स नेम। ठीक है भाई, अब नींबू संतरा बताने से थोड़ी काम चलने वाला है कि आपसे बोल दिया जाए बस बता दो ऐसे नींबू की, नींबू भी हो गया वो भी एसिडिक होता है, संतरा हो गया वो भी एसिडिक है, अंगूर आम में इसमें सब एसिडिक पाए जाते हैं। सिट्रसी फैमिली के भाई सब एसिड होते हैं। अब ये थोड़ी आपसे कोई पूछेगा, और ना ही तो यहाँ काम आने वाली है। आपके पास काम आती है बहुत ही हार्ड एसिड, यानी आपके पास काम आएगी सबसे पहले तो HCl एंड HNO3। नाम ही सुन के भाई ये हार्ड लग रहे हैं, H2SO4। तेजाब ही बोल सकते हैं भाई। इस समय बहुत सारे एसिडिज्म देख रहे थे, एसिड अटैक्स किए जाते हैं, तो वो वही है। तो एसिड से आप बहुत ही सेफली बच के रहना, बहुत ही खतरनाक होती है, इतने ज़्यादा कि अगर कहीं गिर जाए तो जला देती है। और आप ऐसे मूवी या कहीं तो देखोगे कि एसिड अटैक से कितना बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। फिर अगर मान लीजिए ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब ये बहुत ज्यादा अपने क्या करते तुरंत। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब डिफरेंसेस पूछ दिया जाए कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप बोल सकते हो कि मतलब आपके पास वो मतलब रिलीज आयन, मतलब वेरी मतलब बहुत ज्यादा आपके पास बहुत जल्दी आपके पास जो आयन्स दे देते हैं, मतलब अपने आयनों में
आपके पास विघटित हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ से CH3COOH हो गया, तो यह आपके पास एक हो जाती है वीक एसिड, वीक एसिड। ये भी लिख सकते हो, यहाँ से COO फिर H और यहाँ से फिर हम एक बंद बना लेते हैं COOH, तो ये भी आपके पास एक हो जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये दो हो गए आपके पास वीक एसिड। जो वीक एसिड होती हैं वे अपने आयंस में बहुत ही मतलब जल्दी टूटती ही नहीं है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपने आयनों में बहुत ज़्यादा आपके पास बट जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे थोड़ा सा ये तुरंत H+ आयन दे देगी और SO4- आयन दे देगी, लेकिन बात आती है जब CH3COOH के, तो यहाँ से आयन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होते हैं निकालना, तो इसीलिए इसको हम वीक एसिड की कैटेगरी में रख देते हैं। और भाई ये आपके पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को तो हम खा भी सकते हैं। कभी आपने सिरका खाया होगा, तो सिरके में आपके पास एसिटिक एसिड आती है। सिरका है वो मतलब गाँव में अक्सर बनता है, गन्ने का रस रख दिया जाता है बॉटल में भर के कुछ टाइम तक, फिर उसमें मतलब वो एक कुछ टाइम तक रखने के बाद फिर उसमें बहुत सारे ऐसे खट्टे पदार्थ ही होते हैं, आम हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ डाल के मतलब उसका बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा टेस्टी होता है, सिरका बनाया जाता है। तो उसको आप ऐसे स्टोर कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक उसे आप खा सकते हो। तो ये हो गया आपके पास एसिड की डेफिनेशन एंड एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। तो हम उसके बाद देखते हैं रिएक्शन। तो भाई सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट कम नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद हम आते हैं अपने किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो आइए अब हम देखते हैं, हमने एसिड की डिफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ नाम भी हमने पढ़ लिया, HNO3, HCl, H2SO4। तो HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 का नाम नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगेन हम आ जाते हैं आपके पास रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। आपसे ये एक ऐसे पॉइंट करके भी पूछा जा सकता है, या MCQ में भी आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, और पूछ दे वैसे कि आपके पास एक या दो केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ एसिड्स के, तब भी आप इसको यही आंसर देना होता है। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन के रूप में लिखते हैं कि आखिर जब भी आपके पास एसिड मेटल से रिएक्शन करेगी तो क्या करती है। तो देखिए, एसिड आर give hydrogen gas and respective salts when they are reacts metals। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक लाइन कि जब भी आपके पास एसिड मेटल से रिएक्शंस करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी सॉल्ट के साथ साथ। तो देखो आप यहाँ से अब एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा भाई ये लाइंस पढ़ के कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है हमारे प्यारे। क्या ये लाइन क्या क्या कह रही है, लाइन कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से? अभी मैसेज छोड़ के चले जाए, एग्जाम्पल्स ना बताए तो आप क्या लिखे, बस याद करोगे, ऐसे रटोगे कि एसिड आर गिव हाइड्रोजन साइंस विद रिस्पेक्ट आपके पास सॉल्ट व्हेन दे आर रिएक्ट एसिड, ऐसे बस याद करके चले जाओगे। लेकिन जब हम रिएक्शन समझ में आएंगे तो भाई ये भले छूट जाए, रिएक्शंस याद है तो हम रिएक्शंस को देख के लिख देंगे कि हाँ हमें हाइड्रोजन गैस मिला और सॉल्ट मिला। तो देखो हम यहाँ से अब लेते हैं फॉर एग्जाम्पल्स। अब फॉर एग्जाम्पल्स में एक मेटल्स लेते हैं हमने ले लिया जेडेन, जिंक भी तो आपके पास मेटल्स है ना ये। तो अब हम जिंक के रिएक्शंस करा देते हैं H2SO4 से। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
अब ये जब रिएक्ट करेगा इससे तो हाइड्रोजन गैस देगा और साथ में आपको सल्फेट देगा। अब बताओ क्या करना होगा हमें इसके रिएक्शंस में। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़े थे। अब देखो रिएक्शंस नहीं आने वाले आपके पास। अगर आप पीछे की मेमोरी याद रखोगे ना, पीछे से याद रखोगे, हाँ भाई तू अगर मिला कहीं तो तुझे पूरे चैप्टर में, तू पूरे बुक में कहीं मिल जाए तो तुझे हम याद रखेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर से आप ये एटीट्यूड रख लेना तो आपके पास ये होगा ही नहीं कि यार रिएक्शंस बहुत अधिक है। आपको अगर रिएक्शन तो बहुत ईजी है, बहुत कम है। अगर फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस पढ़ लो तो भाई एसिड वाले चैप्टर में भी काम आ जाएंगी, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी काम आ जाएंगी, साथ थोड़ी बहुत कार्बन्स वाले में भी काम आ जाए, और फर्स्ट वाले में तो काम आ ही रही है। और 4 तो चैप्टर ही हमारे पास, 4 में तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी पढ़ो ये एटीट्यूड रखना उससे कि तू मिल गया कहीं रख। वो कहते हैं ना, अगर लड़ाई वड़ाई होता है बस तू मिल बाहर, तू कहीं मिल जा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर लाइफ में पड़ोसियों से होता है कि अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं और पड़ोसी कहते हैं हाँ शर्मा जी का बेटा क्या ही कर लेगा, वो क्या ही पढ़ता है। तो आप ऐसे उनको देखोगे ना ऐसे, और मन में सोचोगे ठीक है अब मैं चल रहा हूँ मेहनत करने, फिर मिलूंगा आपसे रिजल्ट्स के बाद। तो सेम एटीट्यूड इनके साथ भी रखना। ये रिएक्शन पहले आप कर चुके हो। अब देखो याद रखिएगा कि जो Zn है ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहता है। कहते भाई कोई भी आ जा, मैं उसे 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूँ। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो भाई तू 2 संख्या में ही हो, क्योंकि मैं एक बार में 1 को दूंगा नहीं, अगर दूंगा तो दोनों, नहीं तो कुछ भी नहीं दूंगा, रिएक्शन ही नहीं करूंगा, मैं जाऊं तहाँ सही हूँ। तो ठीक है, अब इसके पास चॉइस होती है कि अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला आएगा तो कहेगा भाई तू चल मेरे साथ, वहाँ पे मिल रहा है के साथ एक फ्री मिल रहा है, मुझे देगा वो तो तुझे भी देगा। और फिर कुछ ऐसा आयंस आ जाएगा या कोई ऐसी मेटल्स नॉन मेटल्स आ जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स ही तो इलेक्ट्रॉन को लेती हैं, तो वो कहेगी 1 ही काफ़ी हूँ, मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ, तू देगा तो मैं दोनों रख सकती हूँ। तो सेम ये प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। अब H की तो हमें कहानी पता ही है कि 1 H 2 देता है और 2 H है तो वो 1 H 1 देगा और 2 मिलके 2 देंगे। तो यहाँ पे जब ये मान लो कि +2 है, अब आपको सल्फेट की पता ही नहीं है, पता ही नहीं, मान लो पता ही नहीं है भाई। जब ये आपका +2 बन गया तो ये पूरा -2 रहा होगा, तभी एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं तो और कोई चॉइसेस थी ही नहीं जुड़ने की। ठीक है, यही कंडीशन था। अब ये क्या कहेगा, हाइड्रोजन से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद आनी चाहिए। फिर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जिंक था। अब जिंक कहेगा भाई हाइड्रोजन से चल तो साइड, मैं आ रहा हूँ तेरी जगह लेने। फिर वही हो जाएगा ना जो स्टोरी चलती है कि 2 कपल्स रहते हैं, फिर एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, फिर वो उसमें किसी को बहका के अपने साथ ले जाता है। तो ये यहाँ पे जिंक करेगा, कहेगा मैं ज़्यादा क्रियाशील हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये आपका तुरंत रिएक्शन कर लेगा इससे और बना लेगा ZnSO4। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अब ये वो वाला नहीं है कि गम में डूबा रहे कुछ भी ना करे, ये कहेगा चल करो, गया तो गया, जो सो गया उससे मेरी लाइफ को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं सिंगल अखंड जी सकता हूँ। ये कहेगा मैं खुद से बंद बनाता हूँ और हाइड्रोजन गैस बन के अब तो मैं फ्री हूँ, गैस बन गई, मैं फ्री हूँ, उड़ सकता हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता हूँ। पहले जो इसकी लाइफ थी एकदम बंद थी, ये किसी दूसरे से बोल नहीं सकता था, कहीं बाहर जा नहीं सकता था, एकदम इस पर ध्यान रखने वाला था सल्फेट आयन। लेकिन जैसे ही सल्फेट से दूर होता है ना, ये कहता चल जिंक अब तू जा, मेरी पनिशमेंट तू भोग और मैं तो चला आज़ाद करने। ये आपके प्लस में क्या बनेगा, गैसेस क्या होती हैं, फ्रीली मूव कर जाती हैं, ये आज़ाद हो जाता है। तो यही तो प्रोसेस है भाई, इतने इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वैसे ही हाइपर हो जाते हैं रिएक्शंस देख के। देखो फर्स्ट रिएक्शन तो हो गई, अब एक रिएक्शन तो देखेंगे नहीं, 1-2 और देख लेते हैं लगे हाथ। अब देखो मान लो मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम की रिएक्शंस करा देते हैं हम, किससे कराएं, जिसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। अब H2SO4 से भी करा सकते हैं, HCl से करा लो। अब मान लो H2SO4 से हो गया तो अब थोड़ा HCl को भी हम प्राथमिकता दें। अब HCl बुरा मान गया तो कि हमसे नहीं रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले हम तो हम हैं, अम्लराज को हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम आ गया, फिर मैग्नीशियम कहेगा भाई मैं तो 2 ही दूंगा। अब मेरे साथ जो आएगा या तो वो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तभी आना, और नहीं तो भाई किसी और को साथ लेके आना, अकेले मत आना। तो अब ये हम आते हैं इसके पास, देखते हैं कि भाई इसके पास क्या
प्रोसेस चल रही है। तो अब ये तो एक है, एक इसने दिया है तो भाई एक इसने लिया है, यानी इस पे एक माइनस है और इस पे 2 प्लस चार्ज है। अब कंडीशन तो यही है ना, ये कहेगा भाई Cl को तो मैं लेके जाऊंगा, H जाए जहां मर्जी जाए। तो अब ये कंडीशन आ जाती है कि Cl तो एक है, करे तो क्या करें। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमें तो 2 चाहिए, यानी आपका जो कंपाउंड बनेगा MgCl2 बनेगा, तभी ये बैलेंस होगा, वरना बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि Mg 2 चार्ज दे रहा है तो 2 ये क्लोरीन ले लेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इसे बैलेंस करना पड़ता है। हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, अब HCl की थोड़ी मात्रा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हो रहा था तो हमने HCl की मात्रा को बढ़ा लिया, दुगना कर लिया, ठीक है। अब दुगना किया तो देखो इस 2 का मतलब कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो हमने Cl तो 2 कर लिया, प्लस में अब फिर हाइड्रोजन कहेगा मैं तो उल्टा चलूं, फिर ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ से H2 प्लस निकल गई। तो देखो वही है ना कि आपके पास ये एक सॉल्ट हो गया और ये आपकी हाइड्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो बस इतना ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब बात आती है, एक बार क्वेश्चंस दिया, ठीक, क्वेश्चंस क्या दिया गया आपको कि बताओ Cu प्लस H2SO4 और आपको रिएक्शंस क्या कहता है ये। देखो ये जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, कहते हैं कि नॉर्मल तो बच्चे पढ़ के ही आएंगे, अब एग्जाम थोड़ा सा टफ करना है तो थोड़ा सा जो अपवाद हैं वहाँ पे चलना पड़ेगा। तो ये ऐसे दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे CuSO4 और प्लस यहाँ से H2। अब आप अगर बहकाव में आ गए थोड़ा सा, अगर आपने क्लास को आधा ही देखा होता और यहाँ पे आपने छोड़ दिया तो फिर आप तो नंबर गलत करके आ जाओगे, नंबर कटवा के आ जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है भाई क्लास स्टार्ट करो पूरी देखना, कहा जाता है ना, नहीं तो फिर वो अभिमन्यु वाली कंडीशन आ जाएगी। अब मान लीजिए अभिमन्यु की जो माता जी थी, अगर वो सोई नहीं होती तो अभिमन्यु शायद चक्रव्यूह तोड़ के अपना फतह कर लिए होते, लेकिन फिर भी अमर हैं, उन्होंने कोशिश की। तो भाई वो तो है, वो अपने, मान लो उनको नहीं पता था लेकिन फिर भी उनको पता था कि हम अगला जो व्यू होगा तो वो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी वो लड़े। तो वही कंडीशन आपको भी होनी चाहिए कि भाई पता हो ना कि अगर आपको कोई डाउट भी लग रहा हो ना कि यार नहीं हो पाएगा, तब भी आप लड़ना अपना 100% देखिए ना, तो आपका भी नाम तो होगा ये। तो अब देखो अगर आप यहाँ तक पढ़ के इसको नहीं देखते तो आप फिर गलत कर जाते, ये रिएक्शन यहाँ पे संभव नहीं है। अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, और जब ये नीचे आता है तो ये कहेगा चल, ये जब सल्फेट कहेगा मैं तेरे साथ नहीं आने वाला हूँ कॉपर, मैं हाइड्रोजन के साथ ही रहूंगा, मुझसे हाइड्रोजन से कोई दूर नहीं कर सकता। मान लीजिए ये था एक बहुत ही थोड़ा सा कमजोर आ गया, जैसे वो दिखता है ना, मान लीजिए रिच वाली और पुअर वाली ले ले, तो भाई ये दोनों सही है, अपना बना के रखे थे। तो अगर ये रिच वाला आता तो सल्फेट कहता ये हाइड्रोजन से तो चल मैं जा रहा हूँ, वो आ गया, उसके पास इतने पावर है, इतने पैसे, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो अब क्या है, ये भाई एक तो पुअर है, भाई कम है, इसके पास एक बाइक ही है, बड़े बड़े कार वर नहीं है, तो ये नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, हाइड्रोजन के साथ ही रहूंगा। तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। पीछे रीजन वही है कि आपके पास जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है वो अधिक है कॉपर से, तो इस कंडीशन में आपके पास हाइड्रोजन गैस मुक्त रिलीज नहीं हो सकती। अब इसमें ये रिएक्शन, ये नहीं कि आपके पास अब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब देखो ये रिएक्शन तो नहीं हुई ना, तो ये क्या बनाता है, यहाँ से CuO बना लेता है, कहता है एक ऑक्सीजन तो दोगे तुम, ऑक्सीजन से तो हम जुड़ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, हम बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। और फिर यहाँ से SO2 हो जाता है एंड प्लस आपका H2O हो जाता है, तो ये रिएक्शंस बन जाती है। तो अगर ये वाली रिएक्शंस दिया हो तो आप सही करना, अगर जो पीछे देखे तो वो रिएक्शन दिए तो भाई उसे गलत करके आना। कभी भी कॉपर आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पूरी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करके जाना। ठीक है, मेटल ने कर लिया एसिड से रिएक्ट, अब यहीं पे थोड़ी रह जाएंगे, क्या मेटल ही है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। तो दूसरा आपके पास आ जाता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स, आपको अब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराना है। तो भाई मेटल कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो मेटल्स लेके आएंगे और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, CO3 को मेटल से जोड़ देंगे, बस हो गया हमारा काम, बन गया मेटल कार्बोनेट।
और एसिड तो हम याद ही करके आए हैं, शुरू में हमने याद किया था HCl HNO3 H2SO4 ये एसिड है, इन्हीं से रिएक्शन करवाना, इन्हीं में पूरी कहानी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी लाइनें लिख लेते हैं कि भाई एसिड्स आर गिव हाइड्रोजन नहीं सॉरी एसिड आर गिव CO2 गैस respective salt along with water when they are reacts metals कार्बोनेट, थोड़ी सी अलग इंग्लिश हो गई नहीं। ठीक है, अब ये लाइन जो कहती है आपके पास कि जब भी आपके पास एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शंस करेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगी, सॉल्ट देंगी एंड वाटर देंगी। ठीक, तो आओ बनाते हैं, लेते हैं, हमारे पास अम्ल तो पता ही है, ले लेते हैं हम यहाँ से अम्ल HCl। मेटल कार्बोनेट्स लेना है तो मेटल कार्बोनेट्स में मतलब आप ले सकते हो Na2CO3। ठीक है, मिल गया आपके पास मेटल कार्बोनेट, सोडियम मेटल्स है, CO3 कार्बोनेट है। अब आप ये सोच रहे होगे यार यहाँ पे CO3 है, अब क्या NaCO3 नहीं कर सकते थे, 2 करने की क्या जरूरत है? तो वही कहानी फिर रिपीट होती है कि आपके पास जो CO2 है ये कहेगा अगर मुझे कोई देगा 2 इलेक्ट्रॉन तभी मैं उससे जुड़ूंगा, नहीं तो नहीं जुड़ूंगा। अगर एक देने वाला है तो उसकी संख्या 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जो CO3 होता है इस पे -2 चार्ज होता है। अब एक सोडियम पे +1 होता है तो भाई 2 सोडियम आएंगे तो +2, तब जाके ये न्यूट्रल हुए थे। अब यहाँ पे आते हैं तो इसको भी आयन में तोड़ लो, ये प्लस ये माइनस, अब करेंगे ये अपने साथ जुड़ेंगे, इधर उधर कुछ करेंगे ये। तो अब आपके पास जो है यहाँ से पढ़े हो कि आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो भाई सॉल्ट क्या बनता है, एक धातु होगी और वो या तो सल्फेट से रिएक्शन करे या तो क्लोराइड से रिएक्शन करे, मतलब जो भी आपके पास हैलोजेंस होते हैं, या तो कार्बोनेट वाले से रिएक्शन कर ले तभी आपके पास सॉल्ट बनते हैं। तो सबसे पहले लेके आओ इसको, यहाँ से आपके पास ये रहा Na2। अब Na को भेज दो भाई चल तो Cl के साथ, तो वहाँ बैलेंस हो जाएगा, प्लस माइनस तेरा गया, तो यहाँ से बन जाता है सिंपल NaCl। ठीक है, बन गया NaCl तो निकल गया, लिखे हैं CO2 गैस निकलनी चाहिए, कैसे निकलेगी, है तो यहाँ पे CO3, तो यहाँ से और हम प्लस कर लेंगे CO2, निकल गई गैस। अब ये बचा था जल और यहाँ पे बचा है एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो अब ये क्या कहेगा कि मैं तो एक हूँ, अगर ऑक्सीजन से जुड़ूंगा तो वो मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अब भाई कुछ भी कर ले मुझसे तो कोई 2 ले ही नहीं सकता, क्या रीजन है भाई? अब उसके पास एक है तो वो 2 कहाँ से देगा, वही ना रीजन है। अब एक भाई किसी के पास एक ही पेन है और तुम मुझसे कहो नहीं मुझे 2 दो, नहीं मुझे 2 दो, तो कहाँ से ला के देगा? तो इसके पास रीजन ही है ना। तो क्या करेंगे अब, फिर वो कब दे सकता है, जाएगा मार्केट से एक और पेन लेके आएगा, बहुत अच्छा दानी फ्रेंड हो तो यही करेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, बैलेंस तो था नहीं क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी 2 था, तो अब इसको भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि भाई Cl भी 2 हो चुका है, तो Cl हम जब 2 करेंगे तभी बैलेंस होगा। तो अब देखो सोडियम भी बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ से CO2 ये तो सही है, अब हमें 2 हाइड्रोजन मिल गया, एक ऑक्सीजन, हम कहेंगे वाह हैप्पी हो गया ऑक्सीजन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये जल बना लिया। तो देखो ये आपके पास हो गया सॉल्ट, ये हो गया यहाँ से कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, और ये हो गया आपके पास वाटर। तो ये थी आपके पास रिएक्शंस, और एक रिएक्शन आपको देते हैं हम होमवर्क के लिए, तो प्लीज आप इस रिएक्शंस को कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। आपके पास रिएक्शन है H2SO4 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इस रिएक्शंस को आप लोग होमवर्क में करके आओगे, ठीक? ये रिएक्शन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, नहीं होगी तो भी बताना, अगर हो जाए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, दोनों कंडीशन में आंसर जरूर करना। तो ठीक हो गया, ये तो हमने देख लिया, 2 रिएक्शंस हो गई। एक और रिएक्शंस है
और थोड़ा सा और इसमें टॉपिक बचा हुआ है। एक टॉपिक और आपको बता दें, देखो आपने ये रिएक्शंस करवाई, ठीक है, अब रिएक्शन में हमें दिखता थोड़ी है कि ये आपके पास सल्फेट आयन हो गया, ये आपके पास हाइड्रोजन गैस, ये दिखेगा थोड़ी ना। तो जब आपको ऐसे बताना होगा कि हाँ हमने एक अम्ल लिया और उसमें हमने वो डाल रहे हैं आपके पास जड़न की धातु डाल रहे हैं, भाई वो तो पिघल उगल के कुछ बना रही होगी। तो अगर आपको पता करना है कि हाइड्रोजन गैस ही है तो वहां पे आप जलती हुई कैंडल लेके जाना। जैसे ही आप जलती हुई कैंडल लेके जाओगे ना तो एक पिप की आवाज आती है, मतलब एक पटाखे जैसे थोड़ी सी आवाज आती है, जैसे माचिस की तीली ऐसे जलाओ थोड़ा सा आवाज करती है ना, वैसे ही पिप पिप की वहां से आवाज आएगी जलने की, बॉम्ब पिप ऐसा करके। तो अगर वो आवाज आई तो बता देना कि हाइड्रोजन गैस है, वरना नहीं है। और बाकी अगर CO2 का टेस्ट करना होता है तो वो भी हम देखते हैं, उसके लिए एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन को देख लेंगे। तो एक और रिएक्शन बची है, ये सिंपल आपका कार्बोनेट है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है, तो उससे रिएक्शंस करवानी थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और हाँ इसे होमवर्क का जरूर लेना, कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क को जरूर करके बताइएगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे स्लाइड पे मूव करें। तो हाय, अब हम देखते हैं आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन, और वो रिएक्शन है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी लगे हाथ वहीं पे पढ़ लेना चाहिए था, झूठ में ऐसे ही एक अलग टॉपिक आ गया। बनाएगा तो वही बस एक हाइड्रोजन आ जाता है एक्स्ट्रा, तो क्या आता है हमें इधर दुगना उगना नहीं करना पड़ता, वहीं से हो जाता है बैलेंस। लेकिन देख लेते हैं क्या ही है। अब देखो देखते हैं डेफिनेशंस लिखते हैं कि एसिड्स आर गिव CO2 gas and respective salts along with water when they react to hydrogen कार्बोनेट। मेटल भी लगा लो भाई, मेटल भी रहेगा, केवल हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं रहेगा, यहाँ पे सिंपल मेटल्स भी लगा लेना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, यहाँ पे भी लिख लो, क्या ही मीठा है, दोबारा लिखना पड़ेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस करवाते हैं ले लिया HCl एंड NHCO3। अब होता है क्या ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें। अब कार्बोनेट कहा ना कि भाई सोडियम तो दुगना हो गया, तो ये कहेगा मैं दुगना नहीं हूँ, मैं किसी और फ्रेंड को पकड़ के लेते आता हूँ, जो तुम्हें दे देगा इलेक्ट्रॉन वो भी तुम्हें दे देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं अपने जैसा किसी को नहीं लेके आ रहा हूँ। जैसा होता है ना कई कंडीशंस में कि मान लो एक कोई रहता है तो वो चाहता है कि मैं ही आगे रहूँ, मेरे गांव का नहीं होना चाहिए, दूसरे गांव का हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे गांव का नहीं होना चाहिए। कुछ रहते हैं, कुछ लोग का अलग ही एटीट्यूड रहता है कि मतलब हम अपने फील्ड में अकेले ही रहें, मेरे एरिया से कोई ना हो, दूसरे एरिया का भले आ जाए। तो वो यही करता है, कहता है कि ठीक है मैं अपने खुद तो 2 के लग नहीं आऊँगा, अपने जैसा किसी और को पकड़ के लेके आता हूँ जो तुझे इलेक्ट्रॉन देगा ही। तो ठीक है, कहता है ये चलो ठीक है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है, तुम दो या कोई और दे, हमें तो लेने से मतलब है। अगेन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस और यहाँ पे -2। ठीक है, तभी तो ये बैलेंस है, ये 2 दिया था, ये 2 लिए, बैलेंस है। अब सॉल्ट बनेगा तो ये सोडियम के साथ जाएगा तो बना रहेगा Na का Cl। ठीक है, प्लस बन गया, यहाँ से दोनों एक एक है भाई, 2 नहीं लगा रहे, बैलेंस हो जाएगा सारा। अब यहाँ से CO3 है तो ये निकल गया CO2। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ का, यहाँ में बैलेंस नहीं करना पड़ा, ये हो गया आपके पास, दुगना मात्रा ही नहीं करनी पड़ी, बन गया H2O। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो जाती है। जब भी आपके पास ऐसा बोल दिया जाए कि मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा किसी भी एसिड का, तो सेम वही बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा एंड जल बनेगा, सेम वही है, बस आपको इसमें दुगना वाला नहीं करना पड़ता, ये सिंपल रिएक्शन हो जाती है। अब देखो जैसे कि आपके पास इसमें एक क्वेश्चन आया था एक बार कि CO2 का टेस्ट कैसे किया जाएगा। CO2 टेस्ट मतलब मान लो आपको कहीं से भी ऐसे मान लो कि पता करना है कि हाँ ये CO2 गैस ही है, कोई और गैस नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो आप अगर इफ लाइम वाटर react CO2
देन गिव मिल्की सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है आपके पास कि जब भी आपके पास ये रिएक्शन करे ना, और मतलब एक लाइम वाटर ले रहे हो, जैसे आपके पास लाइम सोडा ले लो, वाटर के लिए लाइम सोडा ही ले लो। ठीक है, सोडा ले लो क्योंकि हम क्षार लेने वाले हैं, अभी क्षार तो पढ़ेंगे, बस ले लेते हैं। CaOH का ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ले लिया कंपाउंड, और यहाँ पे हमने मान लो कि ये गैस अगर CO2 रहा, यहाँ पे मान लीजिए जो भी हमें कहीं से कोई गैस प्राप्त हुई हो, और हमने एक आपके पास बेस ले लिया, और हमें इस गैस का टेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि CO2 है रिएक्शंस के रूप में। मान लो अगर ये रिएक्ट किया और बना लिया CuCO3, ये आपके पास एक सॉल्ट बन गया, और शायद यहाँ से क्या हो जाएगी आपके पास, शायद H2O का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये सॉल्यूशन अगर मिल्की हो गया, ठीक है, मिल्की हो गया, तब फाइंड आउट कर लेना ये जो गैस थी वो CO2 गैस थी, कोई और गैस नहीं थी। अगर ये मिल्की सॉल्यूशन मतलब धुंधला सॉल्यूशन नहीं मिला तो कहना नहीं ये CO2 गैस नहीं है। तो ये होता है आपके पास टेस्ट करने के लिए, CO2 टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आया था, तो ये रिएक्शंस बता सकते हो, और ये आपके पास पॉइंट हो गया कि हाँ होता क्या है। तो आपका एसिड यहाँ पे होता है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे बेस। अब एसिड बेस पढ़ लेंगे तब हम चलेंगे सॉल्ट पे। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज बेस, प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल, फिर क्या होते हैं कुछ बेस के नाम, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेसेस। भाई एसिड को पढ़ा तो बेस के साथ नाइंसाफी नहीं करते हुए बेस को भी हम पढ़ेंगे, बेस को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी नाम एसिड का आता है तो बेस का आता ही है। वो कहा जाता है ना कि जब भी राजा का नाम लिया जाएगा तो राजा के साथ चोर का नाम भी लिया ही जाएगा। कहते ना राजा चोर, कहानी चलती रहती है, कहानी में एक राजा होगा तो दूसरा चोर होगा, एक हीरो होगा तो एक विलन होगा, वैसे ही एक एसिड होगा तो एक बेस होगा। ठीक है, और ये जब दोनों एक साथ मिल जाए तो कुछ अलग ही बन जाता है, और वो होता है सॉल्ट। इस तरीके का हो जाता है ना, अगर हीरो के साथ विलेन मिल जाए तो स्टोरी एक नया ट्रैक ले लेती है, वैसे ही एसिड और बेस जब एक साथ मिल जाए तो एक नया ट्रैक आ जाता है, और होता है वो सॉल्ट का। ठीक है, तो वो तो आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं भाई बेस क्या है। मिलाने के लिए दोनों को कैरेक्टर तो पता होना चाहिए, तो कैरेक्टर देख लेते हैं। एक का तो देख लिया कि हाँ क्या क्या कैरेक्टर फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरे को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस क्या राइट लिखी, मतलब क्या हमने राइट किया है, तो है ये कि बेस इन बिटर एंड टेस्ट। ऐसा कुछ खा लिया बहुत ही कड़वा लग रहा है, ऐसा लगता है ना कि मतलब अंदर ना जाए बाहर ही आ जाए। तो जो बेस होते हैं बिटर एंड टेस्ट होते हैं, एसिड खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। विलन का वर्ड है, बेस से याद रखना विलन। ठीक है, तो यहाँ से बेसेस आर बिटर एंड टेस्ट, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ। वैसे तो कंफ्यूजन बहुत कम क्रिएट होती है, तो अगर बाय द वे हो जाए तो बेस बिटर कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, मतलब विलन कैसे होते हैं, उनका रोल थोड़ी अच्छा लगता है, उनका रोल तो खराब ही लगता है किसी को, यार ये विलन क्यों है, इसको मारो खत्म करो, यही सारी चीजें होती हैं। तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, लेकिन एक यहाँ से आ जाता है, जैसे कि आप एसिड को टच करोगे जला देती है, ठीक है, एकदम खत्म। यानी जो मूवी का हीरो होता है वो जो अपना इंप्रेशन देता है डायरेक्टली देता है, उसके पास डबल फेस नहीं होते हैं। लेकिन जो विलन होता है ना, उसका काम ही होता है फंसाना। पहले वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, अगर आपको लूटना उठना हो तो पहले बहुत अच्छे तरीके से आपकी केयर वर्क करेगा, आपको पूरा डाटा वाटा जानेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको रहेगा, और थोड़ी बात ऐसा रिएक्शन देगा कि सब कुछ गया खत्म। वही कंडीशन इसकी भी होती है, पहले टच करोगे लेके कभी टच ना करना भाई, सॉल्ट अरे वो मिल जाए तो बहुत ही मुलायम लगेगा, कि जैसे सॉफ्ट से फेस धोते तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही होता है कि हैव ए सॉफ्टी टच। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम हुआ, एकदम अगना अपनी स्किन पे जैसे छाले पड़ जाते हैं, फफोले आ जाते हैं, तो बहुत ही खतरनाक होता है ये भी वही है ना कि एसिड तो भाई सामने से रिएक्ट करती थी, देख के जलता होता हुआ, लेकिन ये तो देखने में सुंदर है, लेकिन हाथ पे लगा तो फिर बाद में थोड़ा सा रिएक्ट करके बहुत ही खत्म ही कर देगा। तो हैव ए सॉफ्टी टच, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, अपोजिट कैरेक्टर होते ही हैं। एसिड ने ब्लू को रेड किया और ये क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा।
ठीक है। एसिड ने H+ आयन दिया था और ये जब भी एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में डिसॉल्व होगा तो याद रखना OH- आयन देगा और इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। ओके, अब इसकी पढ़ते हैं भाई, अब इसके पढ़ते हैं, पहले देख के कैसा लगेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिर बाद में देखेंगे कि भाई ये रिएक्शन भी करता है तो क्या क्या देता है, कितनी पावर होती है इसके अंदर। सबसे पहला आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हम इसको फाइंड आउट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला तो वही होगा टेस्टिंग बिटर, बेसिस are bit bitter in taste। ओके, पहला हो गया। दूसरा होगा कि टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू कर देगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solution, okay, and give OH- ion in aqueous solution। ओके, ये हो गया आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देख के क्या ऐसा था वो भी लिख सकते हो भाई, हैव ए सॉफ्ट टच, हैव ए सॉफ्टी टच। पहले तो मीठा लगेगा, मतलब वही नहीं कहा जाता ना कि जो रिश्ते पहले मिठास देते हैं तो बाद में कड़वाहट देते हैं, बाद में तबाह करते हैं, तो वही कुछ ऐसा है। तो जब भी आपके पास कोई पहले ही आके बहुत ज़्यादा स्वीट रहने लगे, कहना दाल में कुछ काला जरूर है, फिर अपना उसके साथ जो आपके पास फैत होगा सोच समझ के करना भाई। इस समय फैत उसे पे करना जो निभाने लायक हो। हर वे फैत करते चलोगे तो टूटेगे तुम्हारा ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। तो इसीलिए लाइफ को थोड़ा सा जीते हुए अच्छे तरीके से जीना, इसीलिए कहा जाता है ना पढ़ लो। अब सम बेसिस नेम, अब याद तो रहना पड़ेगा ना भाई, कुछ को याद रखेंगे तभी तो। अरे ये नहीं, इसे टच नहीं करना, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। मान लो विलन के बारे में पता ना हो तो हमें कैसे कि विलन है कैसे पता करेंगे, तो नाम तो पता होना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं NaOH, नाम क्या होगा भाई, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का ट्वाइस, ये हो गया आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बहुत सारे हैं, KOH भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत सब आपके पास वही है। मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड हो जाता है, MgOH, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गए कुछ बेसिस विलन के नाम, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, नाम पढ़ लिए। अब आते हैं इनके काम पे कि आखिर ये अगर किसी के साथ संपर्क में आते हैं तो उसके साथ क्या बनाते हैं, क्या रिएक्शंस देते हैं, तो अब उनको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब दो लोग मिलते हैं, वो अलग अलग जिनसे मिलेगा तो कैसे रिएक्शन देगा, क्या क्या वहाँ से फाइंड आउट होगा, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो प्लीज़ तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम मूव होते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो थोड़ा सा जल्दी से हम फास्ट तरीके से ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से समझ के ही जाएंगे। तो देखो अब आ गया आपके पास रिएक्शंस बेस का, विलन का अब आ रहा है, विलन किससे किससे रिलेशंस बनाएगा और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला वही है कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, एसिड ने भी मेटल से किया रिएक्शन, तो ये कहेगा हम क्यों पीछे रहे, हम भी करेंगे। फाइटिंग होता है ना कि हीरो 2 मंजिले से कूद गया तो विलन भी कहेगा मैं 4 मंजिले से कूद जाता हूँ। ये सारी मूवी में देखने को मिलता है, वैसे तो ये होता नहीं, इमेजिन आप मतलब करिएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स तो लिख सकते हो कि व्हेन नहीं बेस
कीप। अगेन यहाँ पे भी आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस की जगह में H2 लिख देते हैं, H2 गैस respective salts when they react with metals, यानी बेस भी जब आपके पास मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। तो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शंस है। तो अब देखो मेटल्स में हमने ले लिया Zn, जिंक को ही ले लेते हैं, और यहाँ से हमें लेना है क्षार, तो हमने ले लिया NaOH, यही ना आपके पास क्षार, इसी को लिखे थे ना पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये अगेन हमें पता है कि +2 वाला है और ये +1 वाला है, ये -1 वाला है। अब यहाँ से बनाना है सॉल्ट तथा हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो सॉल्ट कैसे बनता है, यहाँ से बनता है सॉल्ट Na2ZnO + H2 गैस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट ये फॉर्म होता है यहाँ से। ठीक, मीन्स कि ये आपके पास इस तरीके से, सॉरी इसे O2 कर लीजिएगा, ये आपके पास ऑक्सीजन 1 2 लेता है, 2 है तो 4 लेंगे। अब एक जो Zn है वो 2 दे सकता है, तो हमें सोडियम को 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जब 4 देंगे तब जाके इस ऑक्सीजन की भूख खत्म होगी और ये जाके न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। तो ये हो गया आपके पास सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट हो गया। और भाई हाइड्रोजन बचेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ से सबकी संख्या 2 हो गई है। तो अब ये कहेगा कोई है नहीं, तो हम हाइड्रोजन के साथ खुद जुड़ के हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर लेते हैं। तो ये होती है आपके पास बेस की मेटल से रिएक्शंस। ठीक है, बिल्कुल भी इजी है, बस वैसे ही कराना जैसे हम एसिड बेस करवा रहे हैं वैसे ही करवाना है। अब आ जाते हैं कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। याद रखिएगा जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स होती है ये नेचर में एसिडिक होती है। ठीक, और यहाँ से हमने बेस लिया है। तो व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, रिस्पेक्टिव बनाती क्या है आपके पास, यहाँ से सॉरी सॉल्ट रहे, सॉल्ट H2O एंड सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अब देखो करके देखते हैं, हम यहाँ से ले लिए NaOH, एक एग्जाम्पल हो गया भाई, NaOH ही ले रहे हैं हम, थोड़ा सा किसी और को भी प्रायोरिटी दे लेते हैं। हमने KOH ले लिया और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं यहाँ से ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल CO2 से, हो गया ना ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है, CO2 जुड़ गया तो आपके पास ये ऑक्साइड हो गया नॉन मेटल्स का। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन बनाएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज्ड कर देंगे। मीन्स यही कि सॉल्ट बनेगा और जल बनेगा, क्योंकि सॉल्ट भी न्यूट्रल जल भी न्यूट्रल। तो अब देखो यहाँ से जो K है वो इसके साथ जाएगा और H खुद के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 2, बनता है K2CO K2CO3। ठीक, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया और यहाँ से बन जाएगा H2O। अब देखो यहाँ पे हमने 2 किया तो ऑक्सीजन भी दुगना हो गया, हाइड्रोजन भी दुगना हो गया, पोटेशियम भी दुगना हो गया, तो पोटेशियम को दुगना कर लिया। अब ये गया इसके साथ जुड़ने पूरा, तो ये तो भाई 2 था, CO2 था, तो ये कहेगा चल हम तो उससे थोड़े जुड़ेंगे, तो अब ये कहेगा हम KOH KO के साथ आए हैं, तो जब ये KO के साथ आता है तो अब ये इसके साथ जुड़ जाता है, और फिर यहाँ से जो H2 है इसका एक ऑक्सीजन लेगा और बना लेगा जल। तो जब भी आपके पास ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स है वो एसिडिक इन नेचर होती है, तो वही हो गया ना कि जब आपके पास एक एसिड और क्षार के साथ रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन हमेशा न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी कनेक्ट होगा जब हम सॉल्ट पढ़ेंगे तब। फिर अगेन आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी आपके पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि ये भी आपकी एक प्रकार से एसिड और बेस की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एसिड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली तो ये CO2 है, हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, लेकिन लिखा गया कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, उसी को भी आप ले सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब जो उसमें जो बेस है ना वो उनकी ज्यादा लोगों से बनती नहीं है ना विलन की, तो ऐसे इसकी बेस की ज्यादा लोगों से नहीं बनती है। यह वह करेगा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स ऑक्साइड। अब हम बेस की पढ़ते पढ़ते एसिड पे क्यों आ गए, तो अभी याद रखना जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो आपका नेचर इन होता है बेसिक, बेसिक इन
नेचर्स होता है। तो अब ये फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाएगी। ये आपका एक बेस है और एक हम एसिड लेंगे और इसकी जब रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर अगेन न्यूट्रल ही होगा। तो देखो एक एसिड ले लो, हमने ले लिया HCl और मेटल का ऑक्साइड यानी हमने CO ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका पास मेटल का ऑक्साइड। तो याद रखना मेटल की ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। तो ये दोनों रिएक्शन एक प्रकार से सेम प्रोडक्ट ही फॉर्म करेंगी, सेम तरीके से रिएक्शंस करेंगी। तो फिर अब हम आ जाएंगे तो ये भाई माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है, ये माइनस है। ये कहेगा मैं इसके साथ और ये इसके साथ, संख्या इसकी दुगना कर दोगे कि ये 2 के साथ जुड़ने आएगा। तो यहाँ से बन जाता है CaCl2 एंड H2O। ये अगेन आपका सॉल्ट एंड ये आपका वाटर, और दोनों क्या है यहाँ से न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल ही है। ये भी आपके पास न्यूट्रल ही है। आगे एक और पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम एक बार जब सॉल्ट पढ़ेंगे तो एक बार हम एसिड लेंगे और बेस डायरेक्टली रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करा लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्टली है लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे आपका होता है बेस कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ एसिड और बेस के यूजेस, और फिर उसके बाद हम pH स्केल पढ़ेंगे और उसके बाद आ जाएंगे सॉल्ट पे। तो आज के सेशन में इतना ही। तो मेरे प्यारे डियर छोटे छोटे स्टूडेंट्स जितने भी क्लास 10th के हैं, तो अगर आपको क्लास इंटरेस्टिंग अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे तरीके से। जो उनको बोरिंग लगता है वो भी कहें वाह केमिस्ट्री तो बिजी, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी कह सके, क्योंकि वो भी हकदार हैं भाई, एजुकेशन सबका अधिकार है। तो अगेन आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पहला चैप्टर पढ़ना ना भूलिएगा। आपके पास चैनल पे विजिट करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप विजिट करोगे तो लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।